भाई लोगों, नमस्कार। 7 बज रहे हैं। मैं आपके सामने वार्ता के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कैसे गवाह से जिरह की जाए। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक एक बिंदुओं पर बताना आवश्यक समझ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको धारा 25 आर्म्स एक्ट में कैसे जिरह की जाए, क्या क्या जिरह की जाए, किन किन बिंदुओं पर स्ट्रेस किया जाए, क्या क्या चीज़ आपके फ़ायदे की है, उसके बारे में बताता हूँ। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब 2 व्यक्ति पुलिस द्वारा अचानक पकड़े जाते हैं और दोनों व्यक्तियों के पास से तमंचे, कारतूस बरामद होते हैं और पुलिस उन्हें अभिरक्षा में लेती है और अभिरक्षा में लेने के बाद वो फ़र्द बनाती है और फ़र्द में वो लिखते हैं कि मुखबिर से ख़ास सूचना मिली कि 2 लोग तमंचे लिए हुए जा रहे थे। हमने 2 लोगों को जाते देखा, उन्हें मौके पे पकड़ा। पकड़ने के बाद उनकी जामा तलाशी ली। एक ने अपना नाम ए बताया, निवासी यहाँ का बताया। उसकी जेब में से एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम बी बताया, उसकी फेट में से एक तमंचा, 1 कारतूस जिंदा बरामद हुआ। उससे नाम पता पूछा, कब्जे में लिया गया। फर्द मौके पे तैयार की गई, गवाहों को पढ़कर सुनाई गई, माल को सील मोहर किया गया, नमूना मोहर बनाया गया। फर्ज के नीचे दस्तखत होते हैं। उसके बाद उसमें यह भी लिखा होता है कि फर्ज की एक नकल दोनों के कहने से मिस्टर ए को दी गई। इसी पे मुकदमा कायम होता है। ये फर्द के आधार पर गिरफ्तार कुनिंदा थाने लाता है। थाने ला के चिक्किता होती है। चिक्किता होने के बाद विवेचना की जाती है और विवेचना के बाद विवेचक महोदय धारा 39 आर्म्स एक्ट में सैंक्शन लेता है और सैंक्शन लेने के बाद आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है। ये चार्जशीट आपके पास आती है, ये मुकदमा आपके पास आता है। तो आप इस मुकदमे को कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले आप उसकी डेट, टाइम, प्लेस, अरेस्ट के बारे में लिखेंगे। किस जगह की घटना है उस बारे में लिखेंगे। क्या क्या चीज़ बरामद हुई है उस बारे में लिखेंगे। उसका क्या क्या हुलिया है इस बारे में लिखेंगे। अब ये चीज़ें तो आपने ब्रीफ बना ली। अब ब्रीफ के साथ नीचे आप लिखेंगे धारा 103 CRPC, धारा 165 CRPC। इसे आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद ये लिखेंगे फ़र्द किस तरह बनती है, क्या 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 फ़र्द में होता है। तो ये आपके पास ब्रीफ में बना होगा। अब ब्रीफ में बना होने के बाद दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, सेक्शन 100 CRPC के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गिरफ्तारी के समय 2 जनता के गवाह को लेना आवश्यक है। तो सेक्शन 100 CRPC आप पढ़ के लिखेंगे। उसे एक कोने पे लिख लेंगे कि अगर आपको बेसिक अभी जानकारी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, सेक्शन 50 CRPC क्या है, जब गिरफ्तारी की जाती है तो उसके बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को बताया जाता है। ये आप एक इंदराज कर लेंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे, किस GD के तहत उसका माल खाने में दाखिला है, किस GD के तहत माल खाने से माल निकला है, वो नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे कि जो सैंक्शन है, इन मामलों में सैंक्शन किसके द्वारा दी गई है। धारा 39 आर्म्स एक्ट में आपको मालूम होना चाहिए केवल जिलाधिकारी ही सैंक्शन देने के लिए प्राधिकृत है। जिलाधिकारी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति सैंक्शन देने के लिए प्राधिकृत नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि ADM की सैंक्शन होती है, तो ADM सैंक्शन देने के लिए प्राधिकृत नहीं है। तो ये आपने ब्रीफ बना ली। और ब्रीफ बनाने के बाद मेरे भाइयों, जब मुकदमा चार्ज लगता है और चार्ज लगने के बाद चार्ज में आप देखेंगे किस टाइम चार्ज लगता है, 210 11 12 CRPC में। उसमें घटना का समय, स्थान सारा अंकित होना चाहिए, वो भी आप ब्रीफ बना लेंगे। अब आप जिरह करने कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में जिरह करने से पहले आप ये देखेंगे अरेस्टिंग अधिकारी जो भी है, चाहे दरोगा है, सिपाही है, आप उससे ये मत पूछिएगा किस GD के तहत गए, किसके तहत गए, ये सवाल अभी मत, कोई बात नहीं। आप अगर ज्वाइंट रिकवरी मेमो है तो आप उनसे पूछिएगा, श्रीमान जी ये संयुक्त फर्द बरामदगी कानून के किस प्रावधान में दी गई है। अगर आपको जानकारी हो तो आप बता दें। वो कहेगा नहीं जानकारी है। आपको ये जानकारी है दफ़ा 25 के 2 मुकदमे
अलग अलग क्राइम नंबर पे लिखे जाएंगे, वो कहेगा हाँ लिखे जाएंगे। तो जो क्राइम नंबर फर्द 1 है, मुकदमे अपराध संख्या 2 बनाए गए, वो कहेगा हाँ बनाए गए। तो कहना आपको ये जानकारी है, कितने साल की आपकी नौकरी है, आपकी शिक्षा भी दी जाती है, आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग में कभी आज को किसी ने नहीं बताया कि संयुक्त फर्द बरामदगी नहीं बन सकती है। अब इस पर वो कुछ नहीं जो बोलेगा। अब आप उससे पूछिएगा, देखिए संयुक्त फर्द बरामदगी जो है आपने विधिक रूप से थाने पे बैठ के फर्जी रूप से बनाई है, और ये संयुक्त फर्द बरामदगी कानूनी रूप से पूछनीय नहीं है। आपने थाने पे बैठ के सारी कार्रवाई की, इसलिए ये सारा मुकदमा फर्जी है। अब ये सवाल आपका एक यहाँ पे पोर्शन खत्म हो गया। दूसरा आप पूछेगा, देखिए जब आपको मुखबिर से सूचना मिली तो आपने इन 2 आदमियों को दे पकड़ा, तो जब पहले वाले आदमी को पकड़ा उसकी जामा तलाशी किसने ली? तो वो कहेगा हम सब ने मिल के ली। कहना साहब बिल्कुल सही, आप सब ने मिल के लिए, बहुत अच्छी बात करी। आप में ये बता दिए किसने निकाला माल, किसके पास से माल बरामद हुआ, किसने अपने हाथ में पकड़ा। अब वो वहाँ पे तुरंत कूदा फांदी करना शुरू करेगा, क्यों? ये नहीं लिखा होता। अब वो बता दे एक्स ने करा, वाई ने करा, जेड ने करा। तो भाई जब ये माल बरामद हो गया तो ये बरामद माल किसने अपने हाथ में पकड़ा, किसके पोजीशन में था, तमंचा किसके पोजीशन में था। आप ये सारी बातें उससे विस्तार से जितना चाहें उतना पूछ सकते हैं। क्यों? इसमें टेक्निकलिटी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप जितना चाहें अपना हाथ साफ कर सकते हैं। वकालत के लिए सारा कुछ सीखना चाहिए। अब आपने कहा जो पहले से माल आपने बरामद कर लिया, वो माल को कहाँ रखा, किसके कब्जे में रखा, कहाँ पे रखा? अब वो यहाँ पे फिर चिकमकाएगा, वो कहेगा नहीं साहब मैंने माल कब्जे में नहीं रखा, एक आदमी से बोल बोल के फर्द लिखाता रहा, और जब मैं फर्द लिखा रहा था तो माल को साथ में सील करता जा रहा था। ये आपको कहेगा, कहना ये कहीं फर्द में लिखा है? फर्द में ये बात लिखी है कि माँ जब फर्द लिख रही थी तो माल भी साथ सील हो रहा था? नहीं लिखा है। ना लिखे होने की कोई वजह आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ये देखिए, ये आप पहली बार आपने ये बात, अब आप क्या करिएगा, 161 के बयान पे जाइएगा। आपने विवेचक को क्या ये बयान दिया था कि जब माल बरामद हुआ तो माल भी साथ साथ सील हो रहा था, फर्द में लिखा जा रहा था? वो कहेगा दिया या नहीं दिया। अगर वो कहता है दिया तो भाई 161 से कन्फ्रंट कर दो। आपका पर्पज़ क्या है? 161 से कन्फ्रंट और कंट्राडिक्ट करने का है, उसी का तो फ़ायदा उठाएंगे। उसमें नहीं लिखा है तो देखिए ये भी आप झूठ बोल रहे हैं, इस तरह की बात नहीं लिखी है। अब एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा ये कहेंगे भाई दूसरे का माल, जब तक आप माल सील होता रहा तो दूसरे को पकड़े खड़े रहे, उसकी जामा तलाशी नहीं ली। अब वो क्या के जवाब देगा? कहेगा ली या नहीं ली, या कहेगा नहीं ली। तो नहीं ली, कौन पकड़े खड़ा रहा? उसे रोके रहे। अब उसके बाद फिर पूछेगा कि इसकी जब जामा तलाशी ली, इससे माल जो बरामद हुआ किसने लिया, कैसे करा? तो वो फिर आए बाएं साए बोलने लगेगा। फिर आप उससे सवाल करिएगा, ये बात कहीं लिखी है कि इसकी जामा तलाशी लेने के बाद आपने इसकी जामा तलाशी ली, इस समय तक माल सील हो चुका था? कहीं नहीं लिखा होता है। अब उससे कहिए जब इसकी आपने जामा तलाशी ले ली, ये माल सील हुआ, तो माल जो सील हुआ आपने सील कर दिया, उस समय तक जब माल सील हुआ फर्द तैयार हो चुकी थी। अब वो आपका मुंह देखेगा कि फर्द तैयार हुई या नहीं हुई। उनसे कहिए फर्द तैयार कब कहलाती है? अब वो यहाँ पे आपका अदालत का मुंह देखेगा, सरकारी वकील का मुंह देखेगा। आप कहिए आपको ये पता है फर्द कब कंप्लीट होती है, फिर सवाल करिएगा। वो अब कोई जवाब नहीं देगा। तो इसका मैं ये मानूं कि फ़र्ज जब कंप्लीट होती है, जब माल सील हो जाता है। तो कहेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है? फिर वो कहेगा साहब फ़र्ज जब सील होती है जब गवाहों के दस्तखत हो जाते हैं। तो मैं ये मानूं कि जब फ़र्द तैयार हुई, गवाहों के दस्तखत हो चुके थे, तब से उससे पहले माल सील हो चुका था। अब यहाँ पे वो फिर खेलने लगेगा, जवाब नहीं दे पाएगा, आए बाएं साए कहेगा। तो कहना माल, मैं फिर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो माल हुआ था, माल फर्द लिखे जाने से पूर्व सील हो चुका था। अब वो जो भी जवाब दे आपको दे सील हो चुका था। अब कहिए इसमें ये कैसे लिखा? माल सील हो चुका था, ये फर्द में लिखा गया। माल की सील किया जाता है, नमूना मोहर बनाया जाता है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि माल सील किया जा चुका। अब यहाँ पे वो कूदने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फर्द का क्रिएशन हुआ वो सस्पिशियस हुआ। पहली बात आप समझे। अब फर्द के सस्पिशियस से मेरे कहिए अगर दिन की घटना है, पब्लिक प्लेस है, आपने कोई जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की, लेने की कोशिश की,
वो कहेगा हाँ लोगों से कहा था आने वालों ने, उन्होंने गवाही देने को मना कर दिया। कहना दरोगा जी, सिपाही महोदय, आपको ये पता है कि कोई व्यक्ति गवाही देने को मना करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? अब वो कहेगा नहीं पता या पता है। कहना 179 आईपीसी आपके द्वारा पढ़ी गई है या नहीं पढ़ी गई है? अब वो इसका जवाब देना, आपको ये पता है कि धारा 100 में 2 जनता के गवाह लेना आवश्यक है, आपने उसका भी पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जिस तरह जिस स्थान जैसे आप बरामदगी बताते हो उस तरह वास्तव में कोई बरामदगी नहीं हुई। इन लोगों को थाने पे आपके द्वारा बंद किया गया, ये सारी कार्रवाई थाने पे बैठ के की गई। तो आपका ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद आगे आइएगा, माल सील, किसकी सील से माल सील हुआ? अब वो बताएगा इसकी सील से हुई। उसका नमूना मोहर बना? वो कहेगा हाँ बना। कहाँ है नमूना मोहर? नमूना मोहर कोई पत्रावली पर नहीं होता है। आज आप बता दिए किसकी नाम का सील था, वो नहीं बताएगा कि नमूना मोहर ही नहीं है। अब आपने इससे कहा देखिए ये सब थाने पे बैठ के फर्जी रूप से किया गया, इसीलिए आप कुछ नहीं बता पा रहे हैं। अब इसके आगे आप जिरे और तमाम कर सकते हैं, जितनी जिरे चाहे, मगर फर्द आपकी टोटली जो है सस्पिशियस हो गई। फर्द का एग्जिस्टेंस सस्पिशियस होगा, जनता के गवाह नहीं है। अब उसमें एक चीज़ बताइए, ये जो फर्द की नकल, आपको ये पता है उसमें लिखा होता है DK बासु बनाम वेस्ट बंगाल के केस का हवाला दिया गया, मानवाधिकार आयोग का पालन किया गया। तो उनसे पूछे भाई DK बासु बनाम वेस्ट बंगाल क्या है, उसका किस प्राविधान में है? आपको बता रहे हैं ये जो आपने कहा मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन किया गया, ये क्या है? किसी को कुछ नहीं पता है। तो भाई अब ये दूसरा सवाल ये बताइए, जब आपने फर्द पूरी कर ली, सबके दस्तखत हो गए, तो फर्द के नीचे इसमें मुलजिमों के कहाँ दस्तखत हैं? फर्द के नीचे मुलजिम के दस्तखत नहीं होते हैं। आप अपनी अभी फाइल उठा के देख लीजिए, फर्द के मुलजिमों के दस्तखत कब होंगे? फर्द की नकल मुलजिम को दी गई तब, ये सब्सिक्वेंट एक्ट है। तो फर्द के नीचे जब दस्तखत नहीं है, तो जब देखिए फर्द के नीचे दस्तखत नहीं है, इसका मतलब जब फर्द बनी थी तब तक मुलजिमों के दस्तखत नहीं थे। अब क्या क्या कहा नहीं थे? देखिए ये सब थाने पे बैठ के कार्रवाई हुई, इसीलिए फर्द पूरी नहीं हुई जब तक दस्तखत नहीं हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे आपने उसे पिंड छोड़ा। अब उसके बाद क्या कहिएगा कि फर्द की नकल मिस्टर ए के कहने से बी को दी गई। वहाँ उससे पूछिएगा किस प्राविधान में ए के कहने से बी को नकल दी गई? कोई प्राविधान है? आपकी तनख्वाह आपका साथी दरोगा ले सकता है? वहीं पे फिर चीखने लगेगा किस प्राविधान में दी गई? ये जो नकल आपकी दी गई, नकल आपने दे दी, तो नकल मुलजिम ने जेब में रख ली या फाड़ के फेंक दी? वो कहेगा फाड़ के फेंक दी। अगर फाड़ के फेंक दी तो आपने कब्जे में लिया, इसका कोई लिखा पढ़ी है? वो कहेगा नहीं है। जेब में रख ली? हाँ जेब में रख ली। जब जेब में रख ली तो जब वो आया थाने लाए तो आपकी कस्टडी में रहा या कहीं घूमने चला गया? चाहे वो चला, वो कहेगा मेरे साथ रहा। जब जामा तलाशी थाने पे ली जाती है उस GD में कोई फर्द नहीं निकलती है। फिर आप यहाँ पे सुझाव दीजिएगा, देखो भाई ये सारी फर्जी कार्रवाई थाने पे बैठ के की गई, इसलिए इसके पास से कोई फर्द बरामदगी नहीं हुई है, जो ना कोई नकल आपने दी, आपने सारे विधिक प्राविधानों का खुला उल्लंघन किया। अब यहाँ पे ये बात आ गई, ये तो इस जिरे से हुई। अब इसमें 2 बातें और हैं, आपको प्लेस ऑफ इंसिडेंट को भी डिस्ट्रॉय करना है। ज़्यादातर क्या कहते हैं, पुलिया के पास से जिरे पकड़ लिया, सड़क के किनारे पकड़ लिया, या किसी के खेत के पास से पकड़ लिया। अब जो अगर कहते हैं खेत के पास, भाई किसने का खेत था, किसने नाम बताया, नाम बल्दियत खेत में, तभी शक पका जाएगा। खेत वाला था वहाँ, उसने बताया, नाम बदल दिया, तो उसे गवाह क्यों नहीं रखा? अब पुलिया के बारे में, आप पुलिया को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किनकी रटी रटाई लैंग्वेज है, ये उसी पे बेस करते हैं, इन्हें कुछ नहीं याद है पुलिया किधर की है। पुलिया पूरा पश्चिम चलती है, आप इसे जितना चाहें उसे घुमाएं तो ये अपने आप झूठ बोले जाएगा। तो द प्लेस फ्रॉम वेयर द रिकवरी वाज मेड, ये भी सस्पिशियस हो जाएगा। अब आखिर में आप सजेस्ट, जब ये मुकदमा आपने दाखिल करवा दिया है, मोरेर को दे दिया, सारी फर्जी कार्रवाई की है, इस गवाह से सारी जिरे खत्म हो गई। जनता के गवाह नहीं लिए इसने, आप मुकदमा यहीं जीत गए। अगर जनता के लिए, तो उन जनता के गवाहों के बारे में आपको ये पता करना किन किन मुकदमों में वो गवाह रहे। तो आप ये कहेगा ये पुलिस के पॉकेट विटनेस हैं, आपने इन्हें प्रिक्योर किया। दूसरी चीज़, अगर आपके एनिमिकल विटनेस हैं तो आप लेंगे इनसे दुश्मनी है, इन्हें थाने पे बैठाल के गवाह बनवाया। इसमें पीर वक्स वर्सेस स्टेट,
अगर पुलिस के सारे पर्सनलों की जो साक्ष्य है वो एक ही श्रेणी में आती है, तो ये याद रखिए। तो इस गवाह से ये जिरे होगी। अब जब आपके पास आएगा FIR लेखक, जब FIR लेखक आएगा तो आप उससे क्या सवाल पूछेंगे, मैं पूरा इसीलिए बता, उससे आपके पूछे जब ये आई फर्द बरामदगी के आधार पर आपने मुकदमा कायम किया, आपने चिकित्सा की, ज्वाइंट फर्द रिकवरी है, आपने 2 चिकित्सा की या सिंगल चिक में ही दोनों क्राइम नंबर डाले, यहाँ पे वो फिर से कूदने लगेगा। 2 अलग अलग अपराध चलेंगे, दफा 25 का ये एक अपराध चलेगा। इसे यहीं छोड़िए, ज़्यादा उसे मत करिए। जब ये आए तो आपने सील जो इन्होंने दी थी माल के साथ थी, वो सील किसकी थी? जो आपने इंटैक्ट हालत में थी, आपने देखा, सील का मिलान किया। अब वो यहाँ पे खेलने, क्यों कोई सील का जिक्र नहीं है। आपने वो माल लेके, वो सील लेके डबल लॉकअप में रख दिया। डबल लॉकअप में जब रखा तो आपने एसओ के दस्तखत कराए, आपने जो इंचार्ज था उस समय उसके दस्तखत कराए, कहीं कुछ नहीं है। तीसरा सवाल देखिए, आप इन दरोगा जी एसओ के मातहत हैं, इनका कहना मानना आपका दायित्व कर्तव्य है, वो कहेगा हाँ। देखिए, आपने सारी फर्जी कार्रवाई थाना अध्यक्ष और ये SI महोदय के काली करतूत को छिपाने के लिए इनके कहे पे किए। खत्म, इस गवाह को ही छोड़ दीजिए। अब आएगा सेक्शन 39 के लिए IO महोदय। अब IO महोदय से आपको बहुत जिरे करने हैं। IO महोदय से क्या? IO से जिरे करेंगे कि जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे साइट प्लान बनाने गया, वो साइट प्लान किससे हिट होता है? वो 162 से हिट होता है। वो केवल कंट्राडिक्ट और कन्फ्रंटेशन के लिए आएगा। ये साइट प्लान किसके निशानदेही पे बनाया? वो कहेगा इनके चारों तरफ जो खेत हैं किसने बताए? वो कहेगा इसने बताया। तो ये खेत कैसे पता चला? इनकी वल्दियत ये है, क्या ये लोग वहाँ मौजूद थे? किसी ने गवाही के बारे में कहा तो आपके सामने आएगा किसी ने कोई गवाही के बारे में नहीं बताया। कहना विवेचक महोदय, किसी इन जो बयान पहले हो चुका है, इन गवाह ने ये बताया पहले इस व्यक्ति की जामा तलाशी ली गई, इस व्यक्ति की जामा तलाशी लेने के समय फर्द लिखी जा रही थी, नहीं बताया, तो ये झूठ बोल रहे हैं न्यायालय में। तो कहेगा हाँ मेरे बयानों में नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे बोल रहे हैं। दूसरे ने ये बात बताई जो आपने उससे कन्फ्रंट किया था वो इससे कंट्राडिक्ट करिएगा कि 161 में नहीं है। देखिए, ये सारी फर्जी कार्रवाई है, आपने इनका कोई बयान नहीं लिखा। अब दूसरी चीज़ में आ जाइए, श्रीमान जी, ये जो सैंक्शन लेने के लिए आप जब गए तो ये सैंक्शन लेने के लिए किस GD के तहत आपने माल निकाला? अब वो GD आप लाए हैं, यहाँ से GD का खेल शुरू होता है। जब GD माल निकाला तो उस माल के साथ नमूना मोहर था, वो नमूना मोहर आपने मिलाया। जब माल निकाला, माल पे लगी सील को मिलाया। अब वहाँ खेलने लगेगा किसका नमूना मोहर था, कहीं पत्रावली पे कुछ नहीं होता है। अब आप 2 चीज़ें पूछेगा, अरेस्टिंग ऑफिसर इससे जूनियर है या सीनियर है? अगर अरेस्टिंग ऑफिसर इससे सीनियर है तो उससे सवाल करिएगा, देखिए अरेस्टिंग ऑफिसर आपसे सीनियर है, आप उसके मातहत हैं, आपने बगैर विवेचना करे सारा फर्जी रूप से ये विवेचना की है। इसमें मैं ला आपको दे दूंगा। आप लोगों से कहा आप सवाल पूछिए, मगर आप लोग कोई सवाल नहीं पूछेंगे, क्यों? आप लोग सब महाविद्वान हैं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश सवाल। अब इसके आगे क्या है कि भाई जब माल निकाला आपने किस GD के तहत निकाला? मिलान नहीं किया, चलिए ये है, कै बंडलों में था, आप लेके कहाँ लेके गए? तब वो कहेगा साहब आप एकदम नहीं, मैं सिटी मजिस्ट्रेट के वहाँ गया। तो सिटी मजिस्ट्रेट के वहाँ माल को खोला गया, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने माल देखा, जो सील थी उससे मिलान किया। किसकी सील थी अब आपको याद आ रही है? वो कहेगा अब भी याद नहीं आ रही है। तो माल जब मिलान किया गया, सिटी मजिस्ट्रेट ने खुलवाया, उस समय जे बाबू था या नहीं था? अब वो कहेगा जे बाबू को ले आएगा। तो जे बाबू जब था तो जे बाबू ने क्या करा, माल को जब खोला गया, देखा गया, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय अपने कार्यालय में थे या सिटी मजिस्ट्रेट महोदय अपने ऑफिस में थे या अपने बंगले पे थे, इस बारे में कोई इंदराज है? हर एक का रोस्टर होता है, आपको वो रोस्टर निकाल के देखना है उस दिन किसकी ड्यूटी थी और कै बजे से कौन कहाँ बैठा था। अब जब सिटी मजिस्ट्रेट के वहाँ ले जाएगा या ADM के वहाँ ले जाएगा या SDM के वहाँ ले जाएगा, इसके आगे भाई वो कहाँ बैठते हैं, कितनी दूर बैठते हैं। तो जब आपने माल वहाँ खोला तो सील का मिलान नहीं किया, अब वो कहेगा साहब नहीं किया। तो ये माल को
सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा देखा गया, परखा गया। तो जब देखने परखने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा स्टेनो को बुलाया गया और स्टेनो को बुला के टाइप कराया गया, और टाइप कराने के बाद कागज़ आपको दे दिया गया या कागज़ आपको बाद में दिया गया। अब यहीं पे खेल हो जाएगा। वो कहेगा जब माल को सील किया, माल किसने सील किया मौके पे? सिटी मजिस्ट्रेट ने। तो फिर कूदने लगेगा। वो कहेगा साहब जे बाबू ने कहा किसकी मोहर लगी, क्या लगा? अब उससे कहे डीएम साहब का कार्यालय कहाँ है, डीएम साहब कहाँ बैठते हैं, डीएम साहब का घर कहाँ है, डीएम साहब का चैम्बर कहाँ है, डीएम साहब के कार्यालय चैम्बर घर पर आप कभी गए? वो कहेगा नहीं गए। तो बगैर डीएम की सैंक्शन के कोई ये जो डीएम कर दे रहे हैं पॉइंट नहीं मानी जाएगी। आप तुरंत कहेंगे देखिए डीएम साहब की कोई सैंक्शन नहीं ली मुकदमा चलाने की, ये सारी आपने फर्जी रूप से लिए, आप कहीं सैंक्शन के लिए गए ना किसी ने देखा, आपने ये फर्जी रूप से ये मुकदमा दाखिल किया है। बाकी जितनी जिरे आप चाहें 39 की सेकंड। अब इसी में एक सवाल आएगा कि भाई ये जो मुकदमा आप कह रहे हैं ये तमंचा चालू हालत में था या नहीं था? आपने इसकी कोई रिपोर्ट मंगाई, एक्सपर्ट की रिपोर्ट मंगाई कि ये इन वर्किंग कंडीशन था, सजा कायम होगी दफा 25 में इन वर्किंग कंडीशन। तो कहेगा इसके बाद कैसे प्रिज्यूम कर लिया? तो आपकी सैंक्शन जो है प्रॉपर सैंक्शन नहीं है, सैंक्शन में कुछ और लिखा होता है, तो आप इस बात पे हिट करेंगे। इतनी बात पे आपका दफा 25 का मुकदमा छूट जाएगा। आप समझ गए अच्छी तरह से। अब इसी में दो बातें और भाई, अगर नाइट इंसिडेंट है तो नाइट इंसिडेंट में ये कहते हैं कि फर्द हमने टार्च की रोशनी में लिखी या लिखाई। वो टार्च आपने पूछेंगे टार्च किसकी थी, कैसे सेल की थी, किस मार्का की थी, उसका कोई इंदराज फर्द में किया गया है? वो टार्च आपने आईओ को दी, आईओ को दिखाई कि इसकी रोशनी में फर्द लिखी गई थी, वो कहेगा नहीं दिखाई, नहीं ली। तो आप सारा झूठ बोल रहे हैं कि कोई टार्च नहीं थी इसीलिए आपने नहीं दी। जब विवेचक आएगा उससे आप पूछेंगे कि किस सोर्स ऑफ लाइट में ये फर्दे लिखी गई, वो कहेगा ये फर्दे जो हैं टार्च में लिखी, टार्च आपने कोई कब्जे में ली, उसकी कोई फर्दे बनाई, वो कहेगा कोई नहीं बताई। तो आपने सारी फर्जी कार्रवाई की गई, ना तो इस तरह कोई बरामदगी हुई, ना कोई मौके पर टार्च थी, ना जिस तरह से फर्द बनाना, माल सील होना, इस तरह का कोई सील किया गया। इसीलिए नमूना मोहर कोई पत्रावली पर नहीं है। तो मेरे भाई दफ़ा 25 की फ़र्द के बारे में, दूसरा जॉइंट रिकवरी के बारे में मैंने आपको बताया, नन्ना बनाम सरकार 2013 इलाहाबाद हाई कोर्ट का, आप देख लिए जॉइंट रिकवरी मेमो परमिसिबल नहीं है। तो आपका ये मुकदमा ख़त्म हो गया। अब आज मैं दूसरा आपको 60/62 कच्ची शराब या चढ़ी भट्टी की भी तो फ़र्दे बनती हैं। अब चढ़ी भट्टी की मैंने फ़र्द के बारे में ये बताया, डिटेल से पूछेगा। अब उसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ है। चढ़ी भट्टी कैसे होगी भाई? कोई भट्टी जल रही होगी, कोई गैस चूल्हा जल रहा होगा, कोई लकड़ियाँ जल रही होंगी, तभी तो कुछ चढ़ी भट्टी होगी। अब वो कहता है कि साहब हम कोयले से भट्टी जल रही थी। अब आप कोयला कौन सा था? रेलवे वाला था, ये ऑर्डिनरी कोयला था? आपको ये सवाल इसलिए पूछना है कितनी बड़ी भट्टी जल रही थी। वो कहता है काफ़ी बड़ी भट्टी थी। कितना कोयला होगा उसमें, कितनी लकड़ी होगी? वो कहेगा 10 किलो। तो 10 किलो ये जो लकड़ी जल रही थी ना, इसकी कोई फ़र्द बनाई? उस लकड़ी को बुझाया, उनकी राख की कोई फ़र्द बनाई? जिस चूल्हे पे जल रही थी उस चूल्हे की कोई फ़र्द बनाई? नहीं बनाई। इट मीन्स कोई चीज़ वहाँ नहीं थी। ख़त्म हो गया ये। किस पे चूल्हा जल रहा था? मिट्टी का चूल्हा जल रहा था, उसकी कोई फ़र्द बनाई, कब्जे में ली। उसमें जो चीज़ लकड़ी जल रही, मिट्टी जल रही, उसे बुझाया। कपड़े लकड़ी को कोई कब्जे में लिया? नहीं लिया। ऐसे राख को कब्जे में लिया? नहीं लिया। मतलब जलने वाली चीज़ जिससे भट्टी जल रही थी वो आपने डिस्ट्रॉय कर दी। अब दूसरी चीज़ इसमें सबसे और महत्वपूर्ण है कि आपने ये तो डिस्ट्रॉय कर दी, बाकी मैंने उसी तरह आपको बताया। आपको कैसे पता चला जो लाहन था, आप बताते हैं वो लाहन कैसे था? पानी तो नहीं था। उस लाहन को आपने कोई नमूना मोहर बनाया? नमूना मोहर कितना बनाया? वो नमूना मोहर कहीं टेस्टिंग को भेजा? नहीं भेजा। जब टेस्टिंग को नहीं भेजा तो कैसे पता वो लाहन जिससे आप शराब बनाना बताते हैं वो शराब के लिए ही था? आपको ये पता है सिरका क्या रूप होता है? आप सिरका सभी खाते हो, सभी पीते हो भाई। जामुन का सिरका होता है, गन्ने का सिरका होता है,
शराब शराब कसी कैसे हो सकती है? संतरे की भी हो सकती है, मौसमी की भी हो सकती है, हर एक जले हुए सबकी हो सकती है। ये शराब कसी कैसे हो रही थी, क्या हो रही थी? तो ये सारी बातें आपको पूछना है। अब आपसे पूछेगा फर्मेंटेशन क्या होता है, शराब कसी कैसे होती है? आपने कभी शराब कसी की? शराब कसी की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? जो नाल है कैसे शराब चूती है, इसका फर्मेंटेशन की एक पूरी प्रक्रिया है, ये कोई नहीं बता पाएंगे। कहाँ टपक रही थी जो आप कह रहे हैं शराब कसी हो रही थी? शराब कसी का मतलब क्या है? शराब निकाली जा रही थी। शराब कहाँ निकाली जा रही थी मेरे भाइयों? अब इस पे आप डिटेल जितनी चाहें जिरे करें। इतनी जिरे करने के बाद आप ये देखिए, ये जब फर्द बनी, अब फिर इसमें फर्द में आएगा जो आपने कोयला बुझाया, जो लकड़ी की फर्द बनाई, जो आपने बर्तन कब्जे में लिए, जो आपने चूल्हा कब्जे में लिया, इसका कोई उल्लेख है इस फर्द में? वो कहेगा कतई कोई उल्लेख नहीं। तो ये फर्द बनाने के बाद लिया या फर्द बनाने से पहले लिया? यहीं पे वो खेलने लगा कि अलग फर्द है, अलग फर्द कहीं नहीं होती। तीसरा सवाल आप जब करेंगे, यही सजेशन देंगे, देखिए ये सारा आपने प्लांट किया घर से बुलाकर। आप क्यों, एक ड्राइव चलता है कि इतने केसेस दिए जाएं, दफ़ा 25 का और दफ़ा 60 का सरकार की तरफ से एक आता है कि इतने केसेस अपने अपने क्षेत्रों में दीजिए। आपने उस ड्राइव के तहत इसका चालान किया। अब दो बातें ये हो गई, अब वो निकलेगा डिब्बा, बाल्टी, पतीली, भगोना, जो शराब कसी के लिए होता है वो सामने होता है, एग्जिबिट पड़ेगा। अब आपने देखा कितनी आग आपने जलाई, उसे देखिए, कहिए भैया इसकी तली में कहीं लगा है, कालिक लगी है, हाथ से छू के दिखा देना किसी में कोई कालिक नहीं, सब प्लांटेशन है। कहना क्या कालिक? बर्तन मांज दिया, जब आप शराब कसी हो रही थी तो कालिक नहीं हुई। ये जो बर्तन है इनमें कालिक, आग की कालिक होगी, कार्बन होगा। वो कहेगा इतने दिन में गुम हो गया। कहना कहीं कपड़े में है, कपड़े में कहीं चिटबंदी है, इसमें कहीं लिखा है कि भगोनों में इतनी कालिक थी, ये सामान था। तो भाई इसमें डिटेल से आप जिरे करेंगे, आप फिर समझ गए 103, 165 CRPC, फिर देखिए 100, 50 CRPC। मोहरे कैसे फर्द बन रही है, जनता के गवाह कैसे हो रहे हैं, कैसे क्रिएशन हो रहा है। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, बहुत से लोगों को ये बात बहुत खटक रही है कि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। उनके मन में इतनी जेलसी है कि उस जेलसी के बारे में नहीं बता सकता, मगर मैं भाई अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला। मुझे जो आता है मैं सब आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोग मैं आधे घंटे ही का बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लिया करूंगा कि आप लोगों का भी समय बहुमूल्य है। तो आप लोग जो सवाल हो उस सवाल को मुझसे पूछिए। अभी इसमें 4-6 दिन और चलेगी। अभी मुझे 392, 411, 380, 411 NDPS की फर्द बरामदगी पे डिटेल से आपको बताना है, जिसमें इन मुकदमों में अगर आपने मेरे कहे अनुसार कापी पेंसिल लेने के बाद इस हिसाब से जिरे कर ली, मैं आपको रेस्ट एश्योर करता हूँ आपका केस 200% छूटेगा। बरेली में कोई ऐसा, बरेली क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा जज मजिस्ट्रेट नहीं होगा जो आपके केस में सजा कर सके। यहाँ मैं भाई एक और बात बताना चाहूँगा, 27 की रिकवरी भी दफ़ा 25 के साथ ही काउंट होती है। उसके लिए मैं अभी बता दूंगा कि समय उसी है। अब 27 की रिकवरी क्या होती है कि कत्ल में आदमी पकड़ा गया, और पकड़े जाने के बाद भाई वो जेल चला गया, जेल से पुलिस PCR पुलिस कस्टडी रिमांड लेती है, और पुलिस कस्टडी रिमांड पे बरामदगी करती है। यही तो है भाई। अब उसके लिए क्या, जब आदमी जेल चला गया तो उसका बयान कहाँ लिखा गया? उसका बयान जेल में लिखा गया। जब जेल में बयान लिखा गया तो क्या है, पुलिस कस्टडी में नहीं है, वो किस समय जुडिशियल कस्टडी में। तो उसका बयान क्या हुआ, 161 से हिट हुआ। अब उसे 161 से हिट होने के बाद उसे पुलिस लेके आती है। जब पुलिस लेके आ रही है उसका कोई फर्द बयान नहीं बनाती है। सबसे पहले उसका फर्द बयान बनना चाहिए। अब जो पुलिस ने जेल में बयान लिया उसमें कह रहा है ये तमंचा मैंने यहाँ बरामद करा दी, छिपा रखा। आप उससे पहला कि जब आपने ये बयान लिया, आपने उस स्थान पे तलाशी कभी ली, कोई GD में इंदराज है, ये सवाल से शुरुआत करिएगा। नहीं है
तो ये जो आपको पहले से जानकारी थी कि यहाँ छिपा हुआ है, तो उसमें कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए नहीं करा कि आप 27 की रिकवरी करना चाहते हैं, इसीलिए तो नहीं किया। अब दूसरी चीज़, जेल से लेके चले, जब जेल से लेके उस स्थान तक आए, जनता के तमाम लोग मिले, जनता के किसी गवाह को लेने का क्यों नहीं प्रयास किया? अब वो यहीं पे खेलना शुरू करेगा। इसलिए नहीं लेना कि किस तरह की कोई रिकवरी नहीं थी, आपको अपनी शाबाशी पीटने के लिए इस तरह का करना था। अब वो क्या लिखते हैं कि उसके बताए स्थान पे हाथों में हथकड़ी डाल के उसे ले गए, उसने झूठ में से एक तमंचा निकाल के दिया और बताया इसी तमंचे से मैंने हत्या की थी या इसी तमंचे से मैंने लूट की थी। फर्द बरामदगी ये लिखी हुई है, यही तो होती है भाई। फर्द बरामदगी के लिए क्या है, धारा 27 पढ़ लो एविडेंस एक्ट का। जब अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में हो, उसके द्वारा पुलिस के सामने बाबत बरामदगी कोई बयान दिया हो और वो बरामदगी किसी अपराध से संबंधित हो, अभियुक्त के उस बताने पर अभियुक्त कोई बरामदगी पुलिस से कराता है, तो अब वो पार्ट केवल साक्ष्य में गिराया है जो अभियुक्त बरामदगी कराता है। ये 27 की है। यहाँ कहाँ पुलिस अभिरक्षा में था, यहाँ तो जुडिशियल कस्टडी में था, अलग से कोई बयान नहीं बना। तो ये जो हुआ, ये 27 की रिकवरी नहीं है। 27 की रिकवरी के लिए बेसिक क्या है, व्हेन एक्यूज वाज इन पुलिस कस्टडी, एनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनी रिकवरी और डिस्कवरी इज गिवन बाय द अक्यूज to the police on the basis of that any recovery and discovery is done by the police, then only that portion regarding the recovery is admissible in evidence। समझ गए मेरे भाई? तो ये 27 की रिकवरी नहीं आती है। तो इस पे आप कस के जिरे करें, जितनी जिरे करें। तो मेरे भाई समझ गए, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, तो मैं एक चैप्टर अभी आपकी जिरे फर्द बरामदगी पे क्या 392, 380, 411 NDPS एक्ट की रह गई हैं, वो मैं अगली बार अगले इतवार को पुनः आपसे मिलूंगा, पुनः आपसे चर्चा करूंगा। मगर मेरे भाइयों, मेरे साथियों, उन लोगों से आप सावधान रहें जो आपको पढ़ने नहीं, सीखने नहीं देते हैं। लोगों की चर्चा, यहाँ तो दलाली से काम चल जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई मेरे बहुत से साथियों। दूसरी बात, सब जूनियरों को बता दोगे फिर मेरे पास क्या करने आएंगे, तो भाई मेरी वो आदत नहीं है। आप पूरी बार अच्छी तरह जानते हो, अरविंद श्रीवास्तव अकेला है, अकेला रहेगा, अकेला हमेशा रहेगा और आप लोगों के साथ है। नमस्कार। हाँ, वर्मा जी ने सवाल ही वो सुबह कर रहा हूँ।